अच्छा ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर सर। यस सर, स्टार्ट है सर। ओके 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 ओके। क्लास आई बी टीचिंग यू कॉर्पोरेट अकाउंट। अब जो आपका ये सिलेबस है, जो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, आपने फर्स्ट टर्म में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा और सेकंड टर्म में आपका ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है। सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। ये जो सिलेबस है, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 5 है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 5 है, ठीक है। अब जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है ये 5 है। अब ये जो 5 यूनिट है ये हमको कवर करना है, ठीक है। अब 5 यूनिट कौन कौन से हैं? पहला है अकाउंटिंग। अब आप चाहे तो लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख भी सकते हो सिलेबस को, कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या कवर करना है, ये हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला जो चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, जो आपने क्लास 12th में काफी डिटेल में किया हुआ है। उसके बाद इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। उसके बाद इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है। ये हमारा पहला यूनिट, मेन यूनिट यही है। इसमें साथ में बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर है, बुक बिल्डिंग है, ये सब चीजें भी हैं, बट मेन चीजें 3 है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये 3 चीजें हमें कवर करनी। दूसरा यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। आपने क्लास 12th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। वो आपने बहुत थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उसको हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं वो हमको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पूरा जो हमने क्लास 12th में करा था उसका डिटेल्ड वर्जन होगा। नंबर 4 एक नया टॉपिक है अमलगामेशन ऑफ कंपनी, माने मर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनी, अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये हमारा यूनिट रहेगा। और 5वां यूनिट हमारा है होल्डिंग कंपनी। 5वां यूनिट जो है वो हमारा होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है। तो ये हमें 5 जो हमारे यूनिट है वो 5 यूनिट करने, और हर यूनिट में से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो ये हमें करना है इसमें। अब हमें जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का पहला पार्ट इशू ऑफ शेयर, वो हमने क्लास 12 में करा हुआ है, और हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उसमें कम से कम पूछना होता है। हम उसमें से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, लेकिन बेस हमें आना चाहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इशू के एंट्रीज वही होते हैं जो नॉर्मली। अब मैं पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर के नंबर ऑफ क्लासेस कम होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं पहला चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें से क्वेश्चन अगर 10 साल के हम पेपर उठा करके देखें तो कम से कम 6 या 7 साल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे। क्या करेंगे हम? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमको स्टार्ट करना है। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब हम स्टार्ट करेंगे तो रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे वापस करना। पहली बात, क्या होता है रिडम्पशन का मतलब? रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे वापस करना। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं उनको रिडीम करना है। अब यहां पर एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी आज के टाइम में, कोई भी कंपनी अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। हर कंपनी को अब जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करने पड़ेंगे। ये कंपल्शन है, हर कंपनी को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करने होते हैं। हम जो किताब, एक और चीज बताता हूँ, हम जो किताब रेफर कर रहे हैं क्लास के लिए जनरली, वो J.R. मोंगा की किताब आप कर रहे हैं, J.R. मोंगा एंड राज बहादुर। और ये किताब का मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये किताब है एसेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, किताब है एसेंशियल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, J.R. मोंगा एंड राज बहादुर। इसको दोबारा फिर दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए J.R. मोंगा की किताब है, ये हमको लेनी चाहिए।
और कोशिश करिएगा कि थोड़ा लेटेस्ट एडिशन हो, 2020, 21 या 22 का हो तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब कोई भी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है उसके लिए कंडीशन है, और ये कंडीशन लिखी हुई है सेक्शन 55। कौन से उसमें? सेक्शन 55। क्लियर? दोबारा बोल रहा हूँ, सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013 कि कोई भी कंपनी अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। हर कंपनी को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करने पड़ेंगे, और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जब कंपनी इशू करेगी तो उसका मैक्सिमम टाइम विल बी 20 ईयर्स। 20 साल में कंपनी को वो हर हालत में वापस करने हैं। ये हमारा कंडीशन है, लॉ का कंडीशन है दैट मैक्सिमम टाइम पीरियड 20 साल से 20 साल के अंदर अंदर प्रेफरेंस शेयर को हमें रिडीम करना ही पड़ेगा। ये कंडीशन है। अब जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है तो उसमें एक समस्या आती है। वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि जैसे ही कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी, कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। कंपनी की शेयर कैपिटल कम होने से कंपनी का डेट इक्विटी रेशो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने से कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। कंपनी की शेयर कैपिटल कम होने से कंपनी का डेट इक्विटी रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो वहीं का वहीं रहेगा। डेट इक्विटी कम होने से डेट इक्विटी रेशो बढ़ जाएगा, और डेट इक्विटी रेशो बढ़ने से वेंचर होल्डर और जिन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी को लोन दे रखा है उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसको ध्यान में रख करके कंपनीज एक्ट ने 1956 और उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में इस चीज को ध्यान रखा गया, और जो ध्यान रख करके कंडीशन दी गई कि कोई भी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी तो जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर कंपनी रिडीम करेगी उतने रुपए के या तो इक्विटी शेयर इशू करे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे। अब इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जितने हमने रिडीम करे उतने इशू कर दिए, तो रिडम्पशन से पहले और रिडम्पशन के बाद शेयर कैपिटल सेम हो जाएगी। डेट इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवेंचर होल्डर या लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन का कोई रिस्क एनहांस नहीं होगा। ये हमारा मेन चीज है। तो उसके बाद और यह कहा कि कंपनी जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए यूज करती है, कंपनी जो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में देती है, जो कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी उस डिविडेंड को स्किप करे या कम करे, और वो मनी, वो जो फंड है, वो जो प्रॉफिट है, वो कंपनी रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल करे और उसे एक फंड अकाउंट खोले। इस तरीके से मतलब आपको कंपनी फ्रेश इशू करे या करे, तो उससे क्या होता है कि जो पहले का कैपिटल है और जो रिडम्पशन के बाद का कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों मिलाकर के सेम हो जाता है, और दोनों मिलाकर के जब सेम होगा तो रिस्क नहीं बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखा। तो ये कंडीशन है। अब इन कंडीशंस को मैं ले रहा हूं यहां से, ये आपके हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से। Redemptions mean repayment of money we owe or the act of exchange a piece of paper worth a particular amount of money for money. Thus, redemption of preference share means paying back. Or repayment to the preference shareholder. हम उनको पैसा वापस करना होता है। Section 55 of the Companies Act allow the redemption of preference shares. Section 55 of the Companies Act allow the issue of redeemable preference shares if the article of association of the company so authorized. Redeemable preference shares may be redeemed either on a given date or they may be redeemed at the option of the company. But the preference share must be redeemed within a period of 20 years or 30 years in case of infrastructure projects from the date of issue. Thus, the company cannot issue irredeemable preference shares. मेरा ख्याल है ये आपको कुछ क्लियर हुआ कि कंपनी रीपेमेंट का मतलब, रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट का मतलब पैसे वापस करना, और वो जो मनी है वो हमें हर हालत में 20 साल में वापस करनी होती है। कंपनी को 20 साल में वो पैसा वापस करना होता है। अब Section 55 requires that preference shares can be redeemed only if the following conditions are satisfied. अब ये कंडीशन है जो आपके सामने है, ये कंडीशन लॉ में लिखी हुई है और इसमें हमें ये याद ही करनी पड़ती है कि ये कौन कौन सी कंडीशन है। अब इन कंडीशन, एक एक कंडीशन का लॉजिक है। या तो आप अपने लैपटॉप पे अगर आप हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मोबाइल पे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपको हर वक्त काम आएगा। अब मैंने आपको बताया
कि कंपनी को जितने प्रेफरेंस शेयर वापस करने, कंपनी को जितने प्रेफरेंस शेयर वापस करने हैं उतने ही इक्विटी शेयर इशू करने हैं। तो कंपनीज ने एक बेनिफिट लेना शुरू करा। बेनिफिट क्या था? कंपनी की शेयर कैपिटल है, कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तो सुनिएगा, कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए। कितनी है? 10 करोड़। क्लियर हुआ? कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए, जिसमें से कंपनी ने अभी सिर्फ 6 करोड़ रुपए मंगाए हुए। कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 करोड़ रुपए है। अब लॉ में लिखा हुआ है कि जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उतनी वापस करनी है। तो कंपनीज ने कहा 6 करोड़ रुपए हमको वापस करने हैं, तो हम 6 करोड़ रुपए का ही फ्रेश इशू कर देते हैं। हमको कितने रुपए वापस करने हैं? 6 करोड़। हमें 6 करोड़ रुपए वापस करने हैं, तो 6 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू कर देते हैं। बट जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को लोन दिया तो उसने कंपनी की कैपिटल 6 करोड़ रुपए नहीं ली होगी, वहां पे उसने शेयर कैपिटल को 10 करोड़ रुपए ही लिया होगा। कितना लिया होगा? 10 करोड़। क्यों? क्योंकि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह पता है कि अनकॉल्ड कैपिटल, इस केस में 4 करोड़, अनकॉल्ड कैपिटल कैन बी कॉल्ड बाय द कंपनी एनी टाइम। अनकॉल्ड कैपिटल कैन बी कॉल्ड बाय द कंपनी एनी टाइम। तो कंपनी को पैसा कभी भी मंगा सकती है। तो जब डेट इक्विटी रेशियो लिया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को लेता है। माने अगर 1 करोड़ शेयर 10 रुपए के हैं तो वो 10 करोड़ लेगा, ना कि वो अमाउंट जो कंपनी ने कॉल किया। हमारे जो एग्जांपल हमने ली, इस एग्जांपल में कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे 10 करोड़, पर कंपनी ने मंगाए कितने? 6 करोड़। तो कंपनी 6 करोड़ नहीं लेगी, कंपनी कितने लेगी? 10 करोड़ ही लेकर के चलेगी। कितना लेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको 6 करोड़ नहीं लेगा, बल्कि कितने लेगा? 10। ये मेरा पहले पॉइंट हमें क्लियर है। तो अब अगर ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, यहाँ पे शेयर होल्डर ने क्या, यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 6 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया और 6 करोड़ के फ्रेश इशू कर दिया। तो उससे रिस्क बढ़ने लगा, तो लॉ ने इसको ध्यान में रखा और ये कहा कि कंपनी जब रिडीम करेगी तो रिडम्पशन करते हुए जो अमाउंट अनकॉल्ड है पहले वो मंगाओ, अमाउंट अनकॉल्ड है पहले वो मंगाए, और वो मंगाने के बाद ही रिडम्पशन करे। माने ये शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप होने चाहिए। ये शेयर जो है फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप होंगे। तो कंपनी के 6 करोड़ रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 6 करोड़। 10 करोड़ की इशूड कैपिटल है, जिसमें से कॉल्ड अप कितनी है? 6 करोड़। तो कंपनी पहले 4 करोड़ मंगाएगी, 4 करोड़ मंगाने के बाद कंपनी के प्रेफरेंस शेयर 10 करोड़ के हो जाएंगे। अब 10 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए कंपनी को 10 करोड़ रुपए का ही इक्विटी या प्रेफरेंस इशू करना पड़ेगा। ये हमारा कंडीशन होता है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है। पहले सेक्शन 55 requires that preference share can be redeemed only if the following conditions are satisfied. Such share माने preference share. Such preference share must be fully called up and paid up. Such share must be fully called up and paid up. दूसरा, such share can be redeemed out of distributable profit which would otherwise be available for dividend. Distributable profit or out of proceeds of a fresh issue of share made specifically for the purpose of redemption. अभी जो क्या कहा? शेयर्स मस्ट बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। ये मैं भी आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रॉफिट ऐसे हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होते हैं, कौन से प्रॉफिट ऐसे हैं जो डिविडेंड के लिए अभी अवेलेबल नहीं होते। 2 मिनट के बाद मैं भी आपको बताता हूँ। अब कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने हैं, तो 10 करोड़ रुपए या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में चले, या 10 करोड़ का फ्रेश इशू करे, या एक कॉम्बिनेशन करे, 5 करोड़ का फ्रेश इशू, 5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में चले, या 4-6 करे, 3-7 करे, 8-2 करे, 2-8 करे, कोई भी एक कॉम्बिनेशन, दोनों को मिलाकर के 10 करोड़ होना चाहिए। ये हमारा मेन कंडीशन। अब प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। कंपनी अगर चाहे तो इनको प्रीमियम पे रिडीम कर सकती है। प्रीमियम का मतलब है कि 100 रुपए का अगर प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, तो कंपनी उस पर 10% एक्स्ट्रा देकर के 110 रुपए रिडीम में दे सकती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उससे फायदा हो जाता है। तो कंपनी अगर चाहे तो 110 रुपए दे सकती है। इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम। अभी जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए, ये कंपनी के लिए लॉस हो गया। अब एनी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
shall be taken out of profits or out of company security premium account. ये हमारा कंडीशन। अब एक और कंडीशन, where the shares, अब ये तो हमने शेयर्स के लिए, ये तो हमने शेयर्स के लिए रिडीम करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को इस्तेमाल किया। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को इस्तेमाल किया तो जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमने यूज किया है उसको हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या नाम है उसका? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो लिखा हमारा अगला कंडीशन है, वेयर द शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट द फेस और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। दोबारा पढ़ता हूं मैं इसे, वेयर द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड। आगे द फेस और नॉमिनल वैल्यू, फेस और नॉमिनल वैल्यू माने अगर हमें 5 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे दिए तो 5 करोड़ 50 लाख रुपए दिए, इसमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितनी है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम 5 करोड़ है। तो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, फेस और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर रिडीम मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ न्यूली ओपन अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व वगैरह होता है या सरप्लस होता है, अभी इसके बाद ही हम करते हैं। अब ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है इसका सिर्फ एक ही यूज है। कितना यूज है इसका? सिर्फ एक ही यूज। जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है वो कंपनी सिर्फ बोनस इशू करने के लिए कर सकती है। कहीं के लिए इस्तेमाल कर सकती है? फुल्ली पेड बोनस, यहाँ पे वर्ड है फुल्ली पेड बोनस शेयर, ध्यान रखिएगा, फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो कंपनी ये फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए यूज कर सकती है। मेरा ख्याल है ये भी हमें क्लियर हुआ। जो अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो हमने नया अकाउंट खोला उसमें जो अमाउंट है can be utilized by the company by way of issue of fully paid bonus shares. Thus, capital redemption reserve account cannot be applied for any other purpose. किसी और काम के लिए नहीं हो सकता। अब इसके आगे लिखा हुआ है मेकिंग पार्टली पेड, उसको हम बाद में समझते हैं। अब उसके बाद द प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी विच फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड redemption premium is either charged against profit or adjusted against security premium before shares are redeemed. Redemption premium is included in the financial cost and charged against profit. ये हमारा काम। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आया। तो पहला फुल्ली पेड होना चाहिए, और जो हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन मस्ट बी इक्वल टू, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको साथ में preference to be redeemed, preference share, आप लिख लीजिए इसको, preference share to be redeemed is equal to fresh issue of share nominal value of fresh issue of share plus amount transferred to capital redemption reserve। तो ये एक तरीके से हमारी एक इक्वेशन सी बन गई। क्या बन गई? देखिए क्या बन गई है, मेरा ख्याल दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, क्या लिखा हमने? प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर प्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये दोनों मिलाकर के इसके बराबर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और प्रीमियम को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हमने कहा प्रेफरेंस टू बी रिडीम, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस सीआरआर। क्या हो गया? ये फ्रेश इशू और सीआरआर का बैलेंस खाली बोनस इशू के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये हमने करा। मेरा ख्याल है यहां तक हमें समझ में आ गया। क्लियर है आपको? मेरा ख्याल कोई डाउट नहीं है आप सबको। आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा कंडीशंस फॉर रिडम्पशन। अब हम आगे आ जाते हैं। ये एक लिस्ट है, ये आपको देखिए प्रॉफिट, ये आपको लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे सामने, ये एक रजिस्टर में अपने पेपर पे आप लिख लीजिए, और ये हमेशा आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके सामने होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो और आएगा कितने का? 15 नंबर का। तो फुल क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना, आपको सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबल प्रॉफिट और फ्री प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड
Transfer of CRR account is allowed from these profits. Number 1, surplus. Number 1, surplus in profit and loss. Number 2, general reserve or any other free revenue reserve. जनरल रिजर्व हो या रिजर्व के नाम से हो. रिजर्व फंड. अगला रिजर्व फंड. पहला सरप्लस, दूसरा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड. उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इंश्योरेंस रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट और कॉम्पनसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. इन सब में ये जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 जो फंड दिए हुए हमें, इन सब में लिखा हुआ है सी नोट 1. अब नोट 1 मतलब बेसिकली क्या है, आपने पढ़ा हुआ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड तो हमने पढ़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी हमने क्लास 11 और 12 में खूब पढ़ रखे हैं हमने. अब हम क्या करते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के एग्जांपल देता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. कंपनी ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्रिएट किया हुआ है. कंपनी ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्रिएट किया हुआ है. वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का बैलेंस 1 लाख रुपए का होगा. अब कंपनी जब ट्रांसफर करेगी तो पहले देखेगी कि उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है कि नहीं है. अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के अगेंस्ट कंपनी ने चेक किया तो पता लगा 40,000 की कंपनी के अगेंस्ट लायबिलिटी है. कंपनी को वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 1 लाख रुपए का है, उसमें से 40,000 की लायबिलिटी है. तो कंपनी 60,000 रुपए CRR के लिए इस्तेमाल कर सकती है. तो नोट 1 में लिखा हुआ है कि अगर इन फंड कौन से, 5 नंबर इंश्योरेंस फंड, 6 नंबर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, 7 नंबर वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, 8 नंबर कंटिजेंसी रिजर्व, 9 नंबर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10 नंबर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. इन 6 फंड में से हमको ये देखना है कि अगर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी हम पहले दे देंगे. हम क्या करेंगे, वो लायबिलिटी पहले कर देंगे और उस लायबिलिटी के बाद जो पैसा बचेगा, अगर बचता है, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्पर्स. ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है. तो ये 10 फंड है जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. और ये जो अगली तरफ दे रखे हैं, ये 10 फंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम दिस प्रॉफिट. इनमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आपने पढ़ा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 5 स्पेसिफिक यूजेस होते हैं. आपने याद किया होगा क्लास 12 में. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूजेस होते हैं. उन 5 यूजेस में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अलाउड होता है, वो हम करेंगे. इसके बाद तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है. दूसरा कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन रेकरिंग प्रॉफिट, नॉन रेवेन्यू प्रॉफिट. कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन रेवेन्यू प्रॉफिट, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं हो सकता. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो अभी हमने पढ़ा कि कंपनी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगी, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का सिर्फ एक ही यूज होता है, वो है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर. देन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ प्रॉफिट होगा. अब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट होते हैं तो कैसे होते हैं, कंपनी पार्टनरशिप को कन्वर्ट किया, पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट किया, डिसीजन ले लिया 1 अप्रैल को. कौन सी तारीख को डिसीजन लिया, 1 अप्रैल को, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 30 जून को. तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के जो प्रॉफिट है, दे विल बी नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. अगला शेयर फोरफिटेड अकाउंट, हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से. शेयर फोरफिटेड अकाउंट में वो बैलेंस होता है जो शेयर फोरफिट हो गए लेकिन रीइश्यू नहीं हुए, और शेयर फोरफिटेड का बैलेंस हमें पता है कि कैपिटल रिजर्व में जाता है, इसलिए ये भी यूटिलाइज नहीं हो सकता. देन रिवैल्यूएशन, ये आपने क्लास 12 में खूब पढ़ा हुआ है. रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर हम कोई एसेट, फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ा देते हैं तो उसे रिवैल्यूएशन वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा. वो रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज. प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, देन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी स्टैट्यूटरी होता है. डेवलपमेंट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट, इनके आगे नोट 2 लिखा हुआ है, यानी कि अगर कोई लायबिलिटी है तो हम उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा थोड़ा सा कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये 10 प्रॉफिट है जो कि हमारी कंपनी यूटिलाइज कर सकती है, और ये 10 प्रॉफिट है जो कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती. मेरा ख्याल है ध्यान रहेगा आपको, ये आपको लिखना है. ध्यान नहीं, अभी आपको याद होगा, टाइम लगेगा.
लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। ये आप लिख लीजिए। ये मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे सामने होना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम गलती कर देंगे। अब मान लीजिए अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया तो गलत हो जाएगा। कंफ्यूजन क्यों होता है? बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब कंपनी, कोई भी लिमिटेड कंपनी अपने शेयर कुछ कंडीशंस को पूरा करने के बाद बाय बैक कर सकती है। मतलब अपने ही शेयर को कंपनी बाय कर रही है, अपने ही शेयर को, जो बाजार में शेयर है कंपनी खुद ही उसको बाय कर रही है, जो कंपनी ने शेयर इशू कर दिया उसको वापस खरीद रही है। तो वहां पे बाय बैक के लिए अलाउड होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन के लिए नहीं होता। एक तरीके से इक्विटी शेयर की बायबैक, इक्विटी शेयर खरीदने के लिए अलाउड है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन के लिए नहीं होता। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा जो हमें यूज करने हैं वो हमें पता होने चाहिए। सरप्लस माने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो सरप्लस माने क्या? सरप्लस का मतलब बैलेंस इन प्रॉफिट और लॉस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस आप जानते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट इज ए प्रॉफिट। दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, फोर्थ रिजर्व फंड, पांचवा इंश्योरेंस फंड, छठा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, सातवां वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, 8 नंबर कंटिजेंसी रिजर्व, 9 नंबर प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ये 10 फंड है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे हम, हो सकता है कि आप लिख रहे हो तो 1 मिनट का ब्रेक हम लेते हैं। लिख लीजिए, आप इनको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट नॉट अवेलेबल, ऐसा हेडिंग अगर डाल दीजिए, प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट नॉट अवेलेबल। तो जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो हम ले लेंगे, जो प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है वो हम ले लेंगे। क्लियर है आपको? तो आप देख लीजिए। क्योंकि इसके बाद हमारा अगला काम है, इसके बाद हमारा अगला काम है अकाउंटिंग एंट्री। फिर हम प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं इसके एकदम बाद। बाकी किताब में बहुत कुछ रखा है और ये जे आर मोंगल का चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 4। और ये जो प्रॉफिट बताया हुआ है ये आपको पेज नंबर 4.5। कौन सा पेज नंबर? जे आर मोंगा की किताब का, जे आर मोंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की किताब का 4.5 पेज नंबर पे अवेलेबल है। कौन सा पेज नंबर? 4.5 पे अवेलेबल है। किताब आप ले लीजिएगा क्योंकि आप सब बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे जो मैंने ऑफलाइन क्लास लेते हुए देखा है, एसओएल की भी ऑफलाइन क्लास जब हुई थी, जब उनमें देखा था तो पता लगा था कि आधे से ज्यादा बच्चे सीए कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो उस वजह से, क्योंकि वो सीए कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की किताब आपको हर हालत में चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की किताब आपको चाहिए। 2 किताबें मेनली अवेलेबल होती है, एक भूषण कुमार गोयल, बी के गोयल की किताब। कौन सी? भूषण कुमार गोयल, वो भी श्रीराम कॉलेज के हैं, और जे आर मोंगा भी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हैं। तो ये दोनों टीचर्स की किताबें हैं अलग अलग। तो आप दोनों में से, पर मैं क्लास के लिए क्योंकि हमें करना होता है तो आप, और ज्यादा जो चलती है वो यही चलती है, तो आप ये वाली किताब खरीद सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है। तो जे आर मोंगा की किताब में पेज नंबर 4.5 पे ये दिया हुआ है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद अब हम आ गया अगला पॉइंट, अकाउंटिंग एंट्रीज। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज शुरू करें। अब प्लीज अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये देखिए नोट नंबर 1, इंश्योरेंस फंड और रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फॉर कंटिजेंसी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, provision for taxation can be used only in excess of required provision. It means if there is any liability against these provision or fund, then it should first be set up against the fund and only the balance may be utilized for redeeming nominal value of preference shares. ये हमको ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर है आपको। अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। थोड़ा सा हो गया इसमें, अकाउंटिंग एंट्रीज हमको करनी है यहाँ पे। नाउ दीज आर जर्नल एंट्रीज। क्या है ये? जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग में। और कैसे करनी है वो अब आपके सामने है। हमने पहला कंडीशन क्या लिया? तो हमारा पहला कंडीशन क्या था?
हमारा पहला कंडीशन था, ये देखिए पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे, सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। पहला कंडीशन है सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। और अगर फुल्ली पेड अप नहीं है, अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले उनको फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रिडीम हो सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, दो चीजें होती है, वो आपको वो भी समझ लीजिए आप। पहला है कंपनी ने, ध्यान से समझिएगा, पहला कंपनी ने 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, पूरे 10 रुपए कॉल किए हुए हैं। कंपनी ने क्या कर रखा है, कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने पूरे 10 रुपए कॉल किए हुए हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है, उसने फाइनल कॉल पेमेंट नहीं करी है, तो कंपनी उसको रिमाइंडर तो दे सकती है। हमने क्या एग्जांपल लिया, कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने पूरे 10 रुपए मंगा रखे हैं, सारे पैसे मिल भी गए कंपनी को, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है, उसने कंपनी को फाइनल कॉल नहीं पेमेंट करी है, तो वो शेयर रिडीम नहीं होंगे पहली बात, जब तक वो पैसे नहीं देगा। इनसे कंपनी रिमाइंडर देगी, खाली पैसे कंपनी नहीं करती। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपए मंगाए हुए, कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, और रिडम्पशन के पहले कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल है एक प्रेफरेंस शेयर पे 8 कॉल्ड अप, तो कंपनी क्या करेगी, 2 रुपए उनसे और मंगा लेगी। कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक कॉल का नोटिस भेजेगी, फाइनल कॉल का नोटिस, और 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल मंगा लेगी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ये देखिए, फॉर मेकिंग, लिख लीजिए आप पहला, फॉर मेकिंग पार्टली पेड, फॉर मेकिंग पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर एज फुल्ली पेड, फॉर मेकिंग पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर एज फुल्ली पेड। फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री हम सबको आती है, क्लास 12th में हमने करी थी। क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹2 या 3 जो भी है मेक। पहली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड देन नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर रिसीविंग प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, फॉर रिसीविंग प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। इन द नेक्स्ट क्या होता है, जनरली कंपनी ने रिडम्पशन के लिए, क्योंकि रिडम्पशन के लिए इकट्ठा पैसा चाहिए होता है, तो कंपनी ने उसके लिए कोई इंतजाम किया हुआ होता है, तो वो जो इंतजाम किया हुआ है वो कहीं तो कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा, या पैसे के लिए कंपनी कोई एसेट बेचेगी। अगर इफ देयर इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इफ देयर इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट अगर है तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट गए, क्रेडिट मोड गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट आएगा। क्या, बैंक में पैसा, बैंक विल बी रिसीविंग द बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। नुकसान हो गया, अगर इन्वेस्टमेंट कम में बिका है तो लॉस हो जाएगा, अगर ज्यादा में बिका है तो प्रॉफिट। तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो अगर प्रॉफिट हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर इनकम, टू स्टेटमेंट ऑफ टू पीएनएल या टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अदर इनकम। ये हम एंट्री पास कर देते हैं। आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इससे कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट विल बी फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पार पे है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करनी है, इसलिए डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर पार पे है तो, और प्रीमियम पे है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। पहली एंट्री, अब देखिए 3 एंट्री आपके सामने है। पहली फाइनल कॉल करने की, फिर उसको रिसीव करने की, फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, अब
अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब उसकी जगह प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैपिटल की जगह प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ रहा है। क्लियर है? लिख लिया आपने? नेक्स्ट, अब हमने कहा कंपनी जितने प्रेफरेंस शेयर वापस कर रही है, कंपनी जितने प्रेफरेंस शेयर वापस कर रही है उतना फ्रेश इशू करे या उतना CRR का बैलेंस क्रिएट करे। क्या करे? या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर करे या तो फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर विल नॉट बी कंसीडर्ड। फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर तो लोन होता है, कैपिटल नहीं है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आई थिंक क्लियर है आपको? तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर इशू करेंगे और जनरली पूरा अमाउंट, जनरली फुल वैल्यू इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में यही है। तो हमने कहा फ्रेश इशू ऑफ शेयर का क्या किया हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये हमारी 4 नंबर एंट्री हो गई। इशू ऑफ फ्रेश शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देन कंपनी या तो फ्रेश इशू कर सकती है या CRR क्रिएट कर सकती है। कंपनी फ्रेश इशू कर सकती है या CRR क्रिएट कर सकती है। तो फ्रेश इशू करा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और CRR क्रिएट करेंगे तो सरप्लस अकाउंट डेबिट और एनी अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या करेंगे हम? ये 2 एंट्री होती है हमारी, 4 नंबर और 5 नंबर, एक फ्रेश इशू की और एक CRR की। कई बार क्वेश्चन में हमें फ्रेश इशू दिया होता है तो बाकी हमें CRR से लेना होता है। कई बार CRR का अमाउंट बताया हुआ होता है तो हमें फ्रेश इशू का अमाउंट फाइंड आउट करना होता है। और कई बार दोनों दिए होते हैं तो आप देख लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रेश इशू दे रखा है तो फ्रेश इशू की एंट्री, तो 2 एंट्री एक साथ होंगी, फ्रेश इशू की और CRR की। फ्रेश इशू की एंट्री में दोबारा बोल रहा हूँ, आपके सामने ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मेरा ख्याल क्लियर है आपको ये? और CRR अकाउंट क्रिएट करना है। हमने पढ़ा था कि CRR अकाउंट कहां से क्रिएट होगा? वो जो 10 आपने प्रॉफिट देखे थे, तो ये आपने जो 10 प्रॉफिट देखे, ये वाले 10 प्रॉफिट, ये 10 प्रॉफिट में से सबसे पहले सरप्लस है या जनरल रिजर्व है, उसके बाद हम बाकी में से लेते हैं। तो सबसे पहले सरप्लस में से ही लिया जाता है। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR, या हमारा आंसर हो जाएगा सरप्लस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। बहुत कम केसेस में हमने पैसा बाकी फंड में से, क्वेश्चन जो भी हमने नहीं लिया। तो मेनली सरप्लस अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इज दैट ओके? तो CRR क्रिएट कर दिया हमने। CRR क्रिएट किया हमने, करा सरप्लस अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और रेवेन्यू और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और एनी अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लीगल कंडीशन आपने यहां पर पूरी कर दी। जितने प्रेफरेंस आपको रिडीम करने थे, उतने आपने या तो फ्रेश इशू कर दिए या आपने CRR किया। ये करने के बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस पैसे कर सकते हो। तो प्रेफरेंस शेयर फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो आपने यहाँ पे ये 3 नंबर एंट्री है, अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जो हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या लिखा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करें। ये कंपनी के लिए लॉस हो गया, कंपनी इस लॉस को राइट ऑफ करती है। और राइट ऑफ करने के लिए कंडीशन क्या थी? या तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में से होगा
या कैपिटल प्रॉफिट में से होगा। पहले नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करोगे आप। पहला ये सीक्वेंस कंपलसरी है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम होते हुए हम इसे जनरल रिजर्व में से नहीं कर सकते, सरप्लस में से नहीं कर सकते। तो पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, पहला क्या होगा, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट अगर कोई है तो, और फिर जनरल रिजर्व, सरप्लस, बाकी फिर हम लिखते हैं टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद कंपनी, हमने लिखा था कि सीआरआर का बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे तो फिर वो हम उसकी एंट्री कर देंगे। तो इशू ऑफ बोनस शेयर क्वेश्चन में अगर लिखा है तो पहले हम सीआरआर को इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और पैसे की जरूरत है, जितना जितना अमाउंट ऑफ बोनस इशू है उतना उसमें से पूरा नहीं हो रहा। बोनस इशू मान लीजिए 5 लाख रुपए का है और हमारे पास 3 लाख का सीआरआर है, तो 3 लाख हमने सीआरआर में से ले लिया। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम भी कम पड़ता है, तो बाकी जनरल रिजर्व, फिर प्रीमियम। और ऐसा नहीं हो सकता कि बैलेंस कम पड़ जाए, क्योंकि कंपनी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर के ही बोनस इशू करती है। कंपनी के पास उतना फंड होगा तभी कंपनी बोनस शेयर देगी, नहीं तो बोनस शेयर नहीं देगी। उसके बाद तुमने कहा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल टू बोनस इशू, और दूसरी एंट्री बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारे जनरल एंट्रीज नॉर्मली होते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ आपको क्लियर हुआ होगा ये थोड़ा सा। तो जनरल एंट्रीज दोबारा देख लीजिए आप, पहले जो रह रही हो। तो ट्रांजेक्शन हमको पता है, अगर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप नहीं है तो पहले हमको फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप करना है। अगर इन्वेस्टमेंट बेचा है या कोई एसेट बेची है तो वो हम कर लेंगे। फिर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर फ्रेश इशू, फिर सीआरआर क्रिएट करना, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर देना और प्रीमियम को राइट ऑफ करना। अब यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे करा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। क्या करा है हमने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, और बैंक का बैलेंस हमें पहले दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बना लेंगे। हम क्या करेंगे, एक बैंक अकाउंट बना लेंगे और उस बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो लिख लेंगे, जो पैसा आया है वो सारा उसमें लिख लेंगे, और जो दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो डिफरेंस है वो बैंक से लोन लिया जाएगा या ओवरड्राफ्ट होगा, तो उसकी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, वो लायबिलिटी। तो कैश की रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे बाय टेकिंग ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका है पहला जर्नल एंट्री। बुक में जो जर्नल एंट्रीज दी है उनका सीक्वेंस अलग है और थोड़ी ज्यादा भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को फंड चाहिए, कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए पैसे चाहिए, तो कंपनी इक्विटी इशू करती है, प्रेफरेंस करती है, कंपनी डिवेंचर भी इशू कर सकती है। तो कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो क्या एंट्री करेंगे, वो हमें आती है प्लान टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। दोबारा बोल रहा हूँ, बैंक डिवेंचर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है आपको, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो जो भी कंडीशन है आपके, तो डिवेंचर हम इशू कर देंगे और हम इसको कर देंगे। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्लियर हुआ आपको ये, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये एक लिखा हुआ है, ये एक बैलेंस शीट हमें दे रखी है। हमारे मतलब की जो मेन चीज है वो है प्रेफरेंस शेयर।
यहाँ पे 1000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप 1 लाख रुपए के हैं, ऑल इन एरिया 20 रुपए के हिसाब से है। तो मतलब 1000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 50 शेयर तो कॉल नहीं आएगी हमारे पास। 50 शेयर पे कॉल नहीं आएगी, जब तक वो पैसे नहीं देंगे उनके शेयर रिडीम नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द बुक है, बुक अभी आपके पास है नहीं तो इसलिए ये काम तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपने लिख लिया, या आप लिख लीजिए क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो फिर आगे बदलता रहूंगा इसको। शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, 99 प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सरप्लस है, ट्रेड पेबल हमको इसकी जरूरत नहीं होती, फिक्स्ड एसेट भी जनरली हमें नहीं थी, बैंक बैलेंस की हमको जरूरत पड़ेगी। और ये हमने पढ़ा क्वेश्चन, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, आई नो टाइम लगता है लिखने में। लिखा आपने शेयर कैपिटल, बस मेन हमको चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 प्रेफरेंस शेयर है वो हमको वापस करना, और अब कैसे कैसे करेंगे वो भी हमको देखना पड़ेगा। अब हमारे को आगे आ गया, ये हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन, नीचे आंसर भी है। अब ये भी आप लिख लीजिए। बस समझ गए ना? Now it says preference shares are to be redeemed on the following basis. Further, 4,500 equity shares are issued at a premium of 10%. Expenses for fresh issue of share amounted to 5,000. Number three, of the preference share, 50 of the 50 preference shares, holder of 40 shares paid the call money before the date of redemption. यानी ये 40 ने पैसा वापस कर दिया. Remaining 10 were forfeited for non-payment of call before redemption date. The forfeited shares were issued as fully paid on receipt of 500. Preference shares were redeemed at a premium of 10%, and security premium account was utilized in full for this purpose. Show journal entries and उसके बाद बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को हम बाद में करते हैं, पहले ये काम करें. अब मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई थी. पहली एंट्री क्या लिखवाई थी मैंने आपको? पहली एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी. आप देखिए एंट्रीज को, आपने लिखी हुई होंगी एंट्रीज, वो एंट्रीज आप देखते जाइए. मैंने पहली एंट्री क्या लिखवाई थी? पहली एंट्री लिखवाई थी फॉर मेकिंग शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप. फॉर मेकिंग शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप. वो इस केस में नहीं है क्योंकि शेयर तो फुल्ली कॉल्ड अप है, लेकिन ये जो 50 शेयर है ये हमने देखा यहाँ पे 20 रुपए के हिसाब से कॉल इन एरियर है, 20 रुपए के हिसाब से कॉल इन एरियर है, 50 प्रेफरेंस शेयर पे कॉल इन एरियर है. तो वो जो 50 शेयर है उसके लिए ट्रीटमेंट क्या बताया? 40 शेयर उसने कॉल मनी पेमेंट करें. तो अब एंट्रीज लिखते जाइए. अब आप एंट्रीज को लिखते जाइएगा, ये काम आपको करना पड़ेगा.
पहली एंट्री फॉर रिसीट ऑफ कॉल इन एरिया. फर्स्ट एंट्री इज फॉर रिसीट ऑफ कॉल इन एरिया. फर्स्ट एंट्री इज फॉर रिसीट ऑफ कॉल इन एरिया. For receipt of call in area, bank account debit to calls in area account. Bank account debit to bank account debit to call in area account. Bank account debit to call in area account. चालीस शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 800 रुपए. बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया अकाउंट 800 रुपए. 800 हमारा पहला एंट्री. नंबर 2, पहली एंट्री हमने लिखी 50 शेयर में से 40 में होल्डर ऑफ 40 शेयर पेड द कॉल मनी बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन. तो हमने क्या कर दिया, हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया अकाउंट 800 रुपए. दूसरी एंट्री हमने क्या करी, रिमेनिंग 10 शेयर्स वर फोरफिटेड. रिमेनिंग 10 शेयर, अब 10 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से अमाउंट कितना हो गया. एक शेयर कितने का है आप देखिए ऊपर, एक शेयर है 100 रुपए का. कितने रुपए का है, 100 रुपए का. तो 10 शेयर कितने के हो गए, 1000 के. तो ये शेयर हमने फोरफिट करे. तो हमारी एंट्री हो गई 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज. 10 इंटू 100 रुपए. 10 शेयर फोरफिट करेंगे, 10 इंटू 100. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट 200 रुपए. टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट 800 रुपए. %12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपए. टू कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 200 रुपए. टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट 800 रुपए. फिर क्या लिखा हुआ है, फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड. ये शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए. तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. क्लास 12 में हमने पढ़ी है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट 500, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 500 रुपए. टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 rupees. These shares were reissued for 500 rupees. तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपए. बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपीज. शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 500 रुपए. शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 500 रुपए. टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपए. टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपए. अब नेक्स्ट आप देखेंगे फोर फीचर का बैलेंस. फोरफिटेड अमाउंट था 800 रुपए. 800 रुपए में से 500 कंपनी ने लॉस बियर कर लिया रीइश्यू पे. बैलेंस अमाउंट माने 300 रुपए हमें पता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 रुपए. तो ये 3 एंट्री हमने फोर फीचर एंड रीइश्यू की करी. टोटल हमने 4 एंट्री करी अभी तक. टोटल अभी तक हमने कितनी एंट्रीज करी है, 4. पहला कॉल इन एरियर को रिसीव करा
40 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, हमने लिख लिया होगा, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर 800 रुपए। फिर 10 शेयर फोरफिट करें। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपए, 10 शेयर इंटू 100 रुपए। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। टू कॉल इन एरियर अकाउंट 200 रुपए। 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट 800 रुपए। ये फोर फीचर हो गया। फोर फीचर की दूसरी एंट्री होती है री इशू, फोर फीचर एंड री इशू। तो री इशू की एंट्री करी हमने। बैंक में कितने रुपए आए? 500 रुपए। 1000 रुपए की शेयर कैपिटल 500 रुपए में दी, तो 500 का नुकसान हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपए। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 500 रुपए। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000। यहाँ पे सारे शेयर हमने री इशू कर दिए हैं। तो फोर फीचर था हमारा 800 रुपए, जिसमें से 500 हमने यूटिलाइज कर लिया, तो 300 रुपए विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब उसके बाद जो हमने एंट्रीज करी थी, उसमें पहली एंट्री है टू मेक शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, वो हो गया। अगला फाइनल कॉल मंगाने की जरूरत, सारे शेयर तो ऑलरेडी फुल्ली कॉल्ड अप थे। उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री आज तक नहीं होगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी इस क्वेश्चन में या फिक्स एसेट नहीं बेचा है। अब अगली एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किस चीज की एंट्री है? नेक्स्ट फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नेक्स्ट एंट्री है फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, क्योंकि ये प्रीमियम है। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम एट द प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10,000। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000। ये देखिए ऐसे आपका ये अभी तक का काम, मेरा ख्याल है आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये 1 मिनट, ये देखो आपको, ये देखिए ये देखो। ये अभी तक का हमने काम कर लिया, यहाँ तक ये एंट्री मैंने करी। उसके बाद मेरा यहाँ तक हमने कर लिया काम, 5 एंट्री हमने ऑलरेडी कर ली है। अब 6 ये एंट्री करने के बाद, अमाउंट ड्यू करने के बाद आपको 2 एंट्री करनी है फ्रेश इशू की, और आपको 2 एंट्री किस किस चीज की करनी है? आपको 2 एंट्री करनी है, एक फ्रेश इशू की और एक सीआरआर की। क्वेश्चन में फ्रेश इशू हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में फ्रेश इशू हमें दिया हुआ है। कितना फ्रेश इशू है? फर्दर 4,500 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। फर्दर 4,500 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो हमने 4,500 इक्विटी शेयर 45,000 के,
4,500 इंटू 10, क्योंकि पहले प्रेफरेंस शेयर वो इक्विटी शेयर पहले 10 रुपए का है, तो ये देखिए आप इक्विटी शेयर कितने का है, ये 1 मिनट, इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, तो 4,500 इक्विटी शेयर 45,000 के हो गए, और 10% प्रीमियम है 49,500. तो नेक्स्ट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 49,500. बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application and allotment account 49,500. Then क्या लिखा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 49,500. फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 49,500 to equity share capital 45,000 to security premium account 4,500. ये दो एंट्री में दोबारा बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application and allotment account, equity share application and allotment account debit to equity share equity share application and allotment account debit to equity share capital to security premium amount, equity share application and allotment 49,500 to equity share capital 45,000 to security premium account to security premium account 4,500 to security premium account 4,500. क्लियर हो गया हमें? अब अगली एंट्री हमें अपने आप करनी पड़ेगी, वो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी भी नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं लिखी हुई है. हमें जो रिडम्पशन करना है वो 1 लाख रुपए का करना है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 1 लाख रुपए की, 1 लाख का रिडम्पशन करना है. हमने अमाउंट ड्यू भी 1 लाख रुपए से किया है. हमने अमाउंट ड्यू कितने से करा है? 1 लाख रुपए. अब फ्रेश इशू हुआ 45,000 का. फ्रेश इशू कितने का है? 45,000 का. तो बाकी का अमाउंट कंपनी जनरल रिजर्व से फाइंड आउट करेगी. बाकी का अमाउंट कंपनी जनरल रिजर्व से लेगी. तो एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 55,000. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. 9 नंबर अगली एंट्री, फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. तो हमारी एंट्री हो गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000. Then next entry will be for payment of cost of issue, expenses for fresh issue of shares, expenses for fresh issue of share. यहाँ पे लिखा हुआ है expenses for fresh issue of share 5,000 रुपए है. अगर ये क्वेश्चन में दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ इशू अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000.
कॉस्ट ऑफ इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 टू कॉस्ट ऑफ इशू अकाउंट 5,000, टोटल 15,000. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू कॉस्ट ऑफ इशू 10,000 और 5,000, 15,000 रुपए टोटल हो गया. तो इस तरीके से हमारा ये एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है. तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. 5 नंबर तक मैंने एंट्री आपको बोल दी थी, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ. 6 नंबर से 5 नंबर एंट्री विल बी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000. उसके बाद क्वेश्चन में हमें फ्रेश इशू दिया हुआ है. फ्रेश इशू बताया हुआ है 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. तो इसकी एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,500 इंटू 10 प्लस 1. 4,500 को हम 10 प्लस 1 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 49,500. नेक्स्ट विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 49,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4,500. हमारा टोटल अमाउंट ऑफ रिडम्पशन है 1 लाख. हमारा टोटल अमाउंट ऑफ रिडम्पशन है 1 लाख. 1 लाख में से 45,000 हमने 1 लाख में से 45,000 फ्रेश इशू हो गया. तो बाकी का अमाउंट हम जनरल रिजर्व या बाकी अवेलेबल प्रॉफिट में से यूटिलाइज करेंगे. हमारा जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है यहाँ पर जनरल रिजर्व में 70,000 का बैलेंस है. तो जनरल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पज. तो हमने करा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट और फिर पेमेंट कर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000. Then we are given in the question point number 2, expense for fresh issue of share is 5,000. So cost of issue of share account debit, cost of issue account debit, cost of issue account debit to bank 5,000. Cost of issue account debit to bank 5,000. और फिर दो नुकसान हमको यहाँ पे हुए, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दूसरा कॉस्ट ऑफ इशू. ये दोनों अमाउंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे. तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 टू कॉस्ट ऑफ इशू 5,000 टू कॉस्ट ऑफ इशू 5,000. ये हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया. अब इसके बाद मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया एंट्री. अब क्वेश्चन में लिखा है कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है. क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, and show journal entries including those relating to cash and summarize balance sheet after redemption. Summarize balance sheet after redemption. तो हमारे, तो अभी एक मिनट आप रुकिए.
तो ये हमने कर लिया, आपने पूरा कर लिया, क्वेश्चन देख लिया अब आपने अच्छी तरीके से। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। उसके बाद हम बैलेंस शीट पे आते हैं। तो बैलेंस शीट पे अब आपके पास बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसी बैलेंस शीट के अंदर आप अमाउंट लिखते जाइएगा। अब हमारे पास इक्विटी शेयर हो गए 54,500। इक्विटी शेयर कितने हो गए? 54,500। तो हमारी कैपिटल हो गई 4,45,000, 5,45,000। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, लेकिन वाटर प्लीज। तो हमारा कैपिटल हो गया कितना? 50,000 प्लस 4,500 शेयर जो हमने नए इशू करे, तो टोटल हो गया 54,500 और शेयर कैपिटल हो गई 5,45,000। शेयर कैपिटल 5,45,000। ये हमारा हो गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में आपने लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। लिख लो आप, ये आप लिखते जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में पहला पॉइंट कैपिटल रिजर्व, जो 10 शेयर आपने करे थे, और ये एंट्री नंबर 4। कौन सा एंट्री नंबर है? एंट्री नंबर 4 में क्या है? आपने देखा एंट्री नंबर 4 में कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया हुआ था आपने एंट्री नंबर 4 में कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया हुआ था 300 रुपए का। तो ये पहला रिजर्व एंड सरप्लस आपने हेडिंग डाला नोट टू अकाउंट्स में, उसमें पहला हेडिंग कैपिटल रिजर्व 300। दूसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट किया है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमने कितना क्रिएट किया है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपने अभी कैलकुलेट किया 55,000 का। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000। तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 20,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 20,000 रुपए। 20,000 में 20,000 में 4,500 हमारे पास और आया फ्रेश इशू से। 20,000 ऑलरेडी बैलेंस है, 4,500 हमारे पास आया। बीस हजार में 4,500 आया, टोटल हो गया 24,500। टोटल हो गया 24,500, जिसमें से एंट्री नंबर 11 जो हमने लास्ट एंट्री करी, एंट्री नंबर 11 में हमने 15,000 को यूटिलाइज कर लिया। एंट्री नंबर 11 में हमने 15,000 को यूटिलाइज कर लिया, तो हमारे पास बैलेंस बचा 9,500। कितना बैलेंस बचा? 9,500। उसके बाद जनरल रिजर्व, हमारे को जनरल रिजर्व था 70,000 का। जनरल रिजर्व कितना था? 70,000। 70,000 में से 55,000 हमने एंट्री नंबर 8 में यूटिलाइज कर लिया। 70,000 में से 55,000 हमने CRR में ट्रांसफर कर दिया एंट्री नंबर 8 में। तो बाकी बचा 15,000। बाकी बचा 15,000 और सरप्लस वहीं का वहीं है 60,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आया हमारा? रिजर्व एंड सरप्लस में आया
दोबारा बोल रहा हूं मैं, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व 300 रुपए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 प्लस 4,500 माइनस 15,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 प्लस 4,500 माइनस 15,000, 9,500, जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व 70,000 माइनस 55,000, 15,000, surplus 60,000, total is 1,39,800, total is 1,39,800. अब देखिए आप, शेयर कैपिटल 5,45,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल हमारा आ गया 1,39,800 और ट्रेड पेबल में कोई चेंज है ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा 1,51,000। नॉन करंट एसेट भी वैसे के वैसे ही है, ना बेचा ना खरीदा, 8,10,000, कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप ऐसे ही दिखा दोगे। नेक्स्ट विल बी बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 90,000 है, ओपनिंग बैलेंस 90,000 है, ओपनिंग बैलेंस 90,000। उसके बाद एंट्री नंबर 1 में 800 रुपये आया, इसको आप प्लस माइनस करते जाएंगे, या तो बैंक अकाउंट बना लीजिए, नहीं तो प्लस माइनस कर लीजिए। बैंक अकाउंट बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बैंक में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, बनाइए आप बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में आपने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, टू कॉल्स इन एरियर 800, बैंक अकाउंट में पहली चीज क्या लिखी आपने, बैंक अकाउंट में 90,000 का तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें, बैंक अकाउंट में 90,000 का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, टू कॉल्स इन एरियर 800 रुपए, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 रुपए, एंट्री नंबर 3 में टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 रुपए, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 49,500। फिर क्रेडिट साइड पे, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, बाई साइड पे, बाय एंट्री नंबर 10 में है, एंट्री नंबर 10 बाय कॉस्ट ऑफ इशू अकाउंट 5,000, बाय कॉस्ट ऑफ इशू अकाउंट 5,000, और एंट्री नंबर 9 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, तो उनको पेमेंट करा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,00,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000, तो बैलेंस बच गया 25,800। बैलेंस कितना बचा 25,800, तो हमारी बैलेंस शीट हो गई। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल 5,45,000। अब चेक करते जाइए, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल 5,45,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,39,800, रिजर्व एंड सरप्लस 1,39,800,
नॉन करंट लाइबिलिटीज nil, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 1,51,000, ट्रेड पेबल 1,51,000, टोटल हो गया 8,35,800, टोटल हो गया 8,35,800। $8,35,800। हम आ गए एसेट साइड पे। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट हेडिंग होगा नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाम बदल गया फिक्स एसेट का, पहले फिक्स एसेट के नाम से आता था, अब उसका नाम बदल गया, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल में नाम बदल दिया, तो हमें वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके नीचे टेंजिबल एसेट, उसके नीचे टेंजिबल एसेट 8,10,000। नेक्स्ट करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट, उसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,800, टोटल 8,35,800। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। ये हमने कर लिया, मैंने आपको थोड़ा टाइम लगा करके थोड़ा स्लो कराया मैंने ये आपको, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और जो भी आपके क्वेरी हो वो आप चैट बॉक्स में लिख करके मेरे को भेज दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये जो भी आपके क्वेरीज होंगे, परसों क्लास है हमारी सैटरडे को, तो उस क्लास में मैं आपको समझा दूँ। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको क्लियर कर दूँ। आई होप समझ में आया होगा। किताब आप ले लीजिएगा, किताब बहुत जरूरी है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। किताब का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय J.R. मूंगा। मैंने आपको उसका नाम भी दिखाया था, ये देखिए किताब है, बहुत पॉपुलर है। यही किताब जनरली आपने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ी होगी, किताब जरूर ले लीजिएगा, J.R. मूंगा। और दूसरी किताब है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय डॉक्टर B.K. गोयल, भूषण कुमार गोयल। ये दो किताबें हमारी जो हमें करनी होती है। एंड विद दिस आई एम क्लोजिंग डाउन द क्लास, टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू। So I am closing.